प्रिय दर्शकों, एक बार फिर डी के मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, जब इंसान के पास उसके अपने होते हैं तो उसे उनकी कदर नहीं होती, और जब वह अपने दूर चले जाते हैं तब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। माँ बाप, यह सिर्फ दो शब्द नहीं है, यह एक एहसास है, एक छांव है जो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। मगर इस कलयुग में जैसे जैसे दुनिया तेज दौड़ रही है, वैसे वैसे हम अपने माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे कि आज जो हमारे पास हैं, अगर उनकी कद्र नहीं की तो कल सिर पटकते रह जाएंगे। अगर आपके माँ बाप अभी आपके साथ हैं तो मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। ये 5 बातें अगर आज समझ लीं तो जिंदगी भर पछताना नहीं पड़ेगा, वरना जिस दिन एहसास होगा उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। तो चलिए, आपका समय नष्ट न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, 80 वर्षीय राम नारायण जी घर में अकेले थे, भूख से व्याकुल। हालांकि उन्हें थोड़ा बहुत खाना बनाना आता था, लेकिन रसोई में पकाने के लिए सामान भी तो चाहिए। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंततः उन्होंने अपने इकलौते पुत्र सौरभ को फोन लगाया। हेलो बेटा, कैसे हो? घर कब लौट रहे हो? तुमने कहा था कि 4-5 दिनों में आ जाओगे, लेकिन अब तो पूरा 1 सप्ताह बीत चुका है। दूसरी ओर से आवाज आई, अरे पिताजी, आप भी हद करते हैं। इंसान कहीं जाता है तो कुछ दिन ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। अभी आने का कोई विचार नहीं है। इस रविवार को प्रीति की छोटी बहन की सगाई है, तो हम लोग उसके बाद ही आ पाएंगे। कम से कम 1 सप्ताह तो और लग ही जाएगा। यह सुनकर राम नारायण जी बोले, लेकिन बेटा, इतने दिनों तक मैं यहां कैसे रहूंगा? जो राशन घर में था वह भी समाप्त हो चुका है। सुबह से कुछ नहीं खाया और पैसे भी नहीं हैं जिससे कुछ खरीद सकूं। अब तो भूख असहनीय हो रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो प्राण ही निकल जाएंगे। ये कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सौरभ बोला, कमाल करते हैं पिताजी, इतनी जल्दी राशन कैसे खत्म कर दिया? आपकी बहू तो आपके लिए काफी सामान रख कर गई थी। राम नारायण जी आश्चर्यचकित होकर बोले, नहीं बेटा, मुश्किल से 4-5 दिन का ही राशन था जो अब खत्म हो चुका है। सौरभ ने लापरवाही से कहा, अब जो भी हो, मेरा आना अभी संभव नहीं है। सगाई के लिए शॉपिंग करनी है, पार्टी की तैयारियां भी देखनी है। प्रीति का भाई विदेश में है, तो पापा जी के साथ मिलकर सारी जिम्मेदारी मुझे ही निभानी है। अभी आप किराने वाले से उधार ले लीजिए, जब आऊंगा तो हिसाब कर दूंगा। राम नारायण जी कुछ कहने ही वाले थे कि तभी फोन में किसी की आवाज आई, सौरभ, कहां रह गए तुम? सौरभ बोला, हाँ, अभी आया। अच्छा पिताजी, बहुत काम है, फोन रखता हूं। फोन कट गया। जो शब्द सुनने को मिले उन पर राम नारायण जी को विश्वास नहीं हो रहा था। वे सोचने लगे, जब यही बेटा छोटा था और घर में भोजन की कमी होती थी तो हम खुद भूखे रह जाते थे, लेकिन इसे कभी भूखा नहीं रखा। आज वही बेटा कुछ दिनों का राशन देकर मुझे अकेला छोड़ गया और वहां अपने ससुराल की सेवा में व्यस्त है। कैसे बदल जाती है संतान कि माता पिता का दुख भी उन्हें दिखाई नहीं देता। यही सोचकर राम नारायण जी की आंखों से अश्रु बह रहे थे, लेकिन पेट की भूख असहनीय हो चुकी थी। आखिरकार वे पास की राशन की दुकान पर गए और संकोचवश कुछ सामान उधार मांगा, परंतु दुकानदार ने स्पष्ट मना कर दिया। दुखी मन से वे घर लौट आए। अब क्या करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बैठे बैठे एक विचार आया और वे शीघ्र ही घर को ताला लगाकर पास के मंदिर चले गए। वहां देखा कि प्रसाद वितरण हो रहा है। उन्होंने श्रद्धा से एक पत्तल में प्रसाद लिया और मंदिर प्रांगण में बैठकर भोजन कर लिया। भूख शांत हुई तो वे वहीं बैठकर प्रभु का स्मरण करने लगे और विचार करने लगे, आखिर इस प्रकार कब तक जीवनयापन होगा? बेटा अभी आने में 1 सप्ताह और लगाएगा। थोड़ी देर बाद जब वे मंदिर से बाहर निकले तो 7-8 वर्षीय 2 छोटे छोटे बच्चे उनके पास आए और बोले, अंकल, अमरूद खरीद लीजिए, बहुत मीठे हैं। बच्चों को देखकर राम नारायण जी के मन में एक विचार आया। उन्होंने पूछा, बेटा, ये अमरूद कहां से लाते हो? बच्चों ने जवाब दिया, अंकल, मंदिर के पीछे एक बड़ा बाग है, वहां के मालिक हमें उनके अमरूद बेचने के बदले कुछ पैसे देते हैं।
यह सुनकर रामनारायण जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद वे अपने घर लौट आए, लेकिन सोचने लगे, अगर छोटे छोटे बच्चे मेहनत कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मैं वृद्ध अवश्य हुआ हूं, लेकिन बीमार तो नहीं। अगले दिन वे भी मंदिर के पीछे वाले बाग में गए और कुछ समय में मंदिर के बाहर बैठकर फल बेचने लगे। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन दिन भर के खाने का खर्च निकल ही आता था। लोग कहीं उनके बेटे को गलत न समझें, यह सोचकर उन्होंने अपना चेहरा एक साफे से ढक लिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। आज जब वे फल बेच रहे थे तो देखा कि मौसम बिगड़ रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी पहले ही आई थी कि आंधी तूफान आ सकता है, लेकिन फिर भी रामनारायण जी फल बेचने के लिए निकल पड़े, इस उम्मीद में कि कुछ बिक जाएगा तो गुजारा हो जाएगा। ऐसे खराब मौसम में एक बुजुर्ग को बैठे देखकर एक समाचार संवाददाता वहां पहुंच गया। उसने वीडियो बनाना प्रारंभ कर दिया और कहा, मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवा लेती। आंधी तूफान में भी यह वृद्ध अपने रोजगार के लिए बाहर बैठा है। तभी तूफान और भी तेज हो गया और रामनारायण जी का साफा, जिससे उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था, हवा में उड़ गया। घबराकर उन्होंने तुरंत अपना सामान समेटा और वहां से चले गए। बाहर का तूफान तो कुछ देर में शांत हो गया, लेकिन उनके भीतर उठे आंसुओं के तूफान को थमने का नाम नहीं मिला। बुढ़ापे में पत्नी के चले जाने के बाद उनकी ऐसी दुर्दशा होगी, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। रामनारायण जी और सुमित्रा जी के 2 संतानें थीं, बेटा सौरभ और बेटी अनिता। छोटा होने के कारण सौरभ को बड़े लाड प्यार से पाला गया। माता पिता ने उससे बहुत उम्मीदें लगाई थीं। वह पढ़ाई में भी मेधावी था, इसलिए रामनारायण जी ने उसे उन्नत शिक्षा के लिए दिल्ली के प्रतिष्ठित महाविद्यालय में भेज दिया। दूसरी ओर बेटी का उचित विवाह देखकर उसका गृहस्थ जीवन आरंभ करवा दिया। सौरभ और प्रीति की प्रेम कहानी वहीं कॉलेज में सौरभ की मुलाकात प्रीति से हुई। सौरभ आकर्षक व्यक्तित्व का था और प्रीति को पहली ही नजर में भा गया। धीरे धीरे दोनों की मित्रता प्रगाढ़ होती गई। कॉलेज पूर्ण होने के बाद सौरभ को एक शानदार नौकरी मिल गई। घर में इस बीच सुमित्रा जी की तबीयत लगातार खराब रहने लगी। रामनारायण जी ने सोचा कि घर की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए बहू ले आएं। उन्होंने सौरभ के लिए एक उपयुक्त रिश्ता देखना शुरू किया। तब सौरभ ने बताया कि वह प्रीति से प्रेम करता है। यह सुनकर रामनारायण जी प्रसन्न हुए, लेकिन बाद में पता चला कि प्रीति बहुत बड़े और समृद्ध परिवार से है। रामनारायण जी और सुमित्रा जी सोच में पड़ गए। धनाढ्य परिवार की पुत्री हमारी सादगीपूर्ण जीवन शैली में कैसे समायोजित होगी? परंतु सौरभ और प्रीति ने अपने जीवन को एक करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। प्रीति के पिता अपनी पुत्री की हर इच्छा को पूरा करते थे। सौरभ के अनुरोध के कारण माता पिता को भी इस संबंध के लिए सहमति देनी पड़ी। शादी के बाद की जिंदगी। शादी के बाद पहला महीना दोनों घूमने फिरने और शॉपिंग में व्यस्त रहे। फिर प्रीति कभी सहेलियों के साथ बाहर जाने लगी तो कभी घर बुलाकर मनोरंजन में लिप्त रहने लगी। धार्मिक प्रवृत्ति वाली सुमित्रा जी को यह सब अनुचित प्रतीत हुआ। एक दिन उन्होंने प्रेम पूर्वक प्रीति से कहा, बहू, अच्छे घर की बहू बेटियों को यह सब शोभा नहीं देता। इतना सुनते ही प्रीति क्रोधित हो गई। उसने घर में हंगामा खड़ा कर दिया और अपने पति से स्पष्ट कह दिया, मेरी जिंदगी में किसी की भी दखलंदाजी मुझे स्वीकार नहीं। सौरभ ने अपने माता पिता को समझा दिया कि वे प्रीति को कुछ भी कहने से बचें। यह देखकर सुमित्रा जी और रामनारायण जी स्तब्ध रह गए। समय के साथ सुमित्रा जी की सेहत और बिगड़ती चली गई। अंततः एक दिन वे प्रभु का स्मरण करते हुए इस नश्वर संसार को छोड़कर चली गईं। उनके जाने के बाद रामनारायण जी का संसार सूना हो गया। उनकी बेटी अनिता कभी कभी अपने पिता से मिलने आ जाती, जिससे उनका अकेलापन कुछ कम हो जाता। परंतु प्रीति को अपनी ननद का घर आना पसंद नहीं था। उसे यह सब सहन नहीं होता था। प्रीति का षड्यंत्र समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। लगभग 2 वर्ष बाद प्रीति और सौरभ के घर पुत्र रत्न का जन्म हुआ। जब उनका बेटा 5 वर्ष का हुआ तो उन्होंने एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। इस विशेष अवसर से 2 दिन पूर्व ही प्रीति के मायके वाले वहां आ गए।
इसी आयोजन में सौरभ की बहन अनिता भी बड़े हर्षोल्लास के साथ सम्मिलित हुई। प्रीति ने अपनी माता के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उत्सव के अगले दिन जब अनिता अपने घर लौटने को तैयार हुई, तभी अचानक प्रीति ने शोर मचा दिया। मेरी माता का कीमती कंगन कहीं खो गया है। पहले तो वह दिखावे के लिए इधर उधर खोजती रही, फिर अचानक उसने सबके सामने अनिता के बैग की तलाशी लेनी शुरू कर दी। जब कपड़ों के बीच से कंगन निकला तो उसने घर में कोहराम मचा दिया। देखो सौरभ, तुम्हारी बहन ने कैसी हरकत की है। शायद इतने महंगे गहने पहले कभी देखे नहीं होंगे। अगर चाहिए था तो मांग लेती, पर इस तरह चोरी करना, छी छी छी। सौरभ ने भी अपनी पत्नी की बात पर भरोसा कर लिया। यह देखकर अनिता स्तब्ध रह गई। आंखों से आंसू बहाते हुए वह अपने ससुराल लौट गई और फिर कभी इस घर में कदम नहीं रखा। जाते जाते उसने केवल इतना कहा, प्रीति, भगवान से डरना। जिस झूठे आरोप से तुमने मुझे कलंकित किया है वह एक दिन तुम्हारे पास भी लौट कर आएगा। लेकिन यह शब्द सुनकर भी प्रीति ने अपने हृदय को कठोर बनाए रखा। बेटी के अपमान का सदमा, बेटी पर लगे इस अपमानजनक आरोप का आघात राम नारायण जी सहन नहीं कर पाए। उनकी बेटी ने इस घर में आना छोड़ दिया और केवल कभी कभी फोन पर पिता का हालचाल जान लिया करती थी। समय बीतता गया। धीरे धीरे राम नारायण जी का स्वास्थ्य भी गिरने लगा। एक दिन प्रीति के माता पिता का फोन आया। बेटी, तुम्हारी छोटी बहन के लिए रिश्ता तय हो रहा है। हमें सब कुछ उचित लग रहा है, लेकिन तुम लोग भी आकर देख लो। वैसे भी बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हैं, आओगे तो कुछ दिन साथ रह लेना। जब प्रीति ने यह बात सौरभ से कही तो उसने चिंतित होकर कहा, अगर हम वहां चले जाएंगे तो पिताजी यहां अकेले कैसे रहेंगे। यह सुनते ही प्रीति झुंझला उठी। अब क्या हर जगह तुम्हारे पिताजी को साथ लेकर जाऊंगी, सौरभ बोला। अरे, मैंने ऐसा कब कहा। लेकिन देखो, काम करने वाली बाई भी 1 महीने के लिए अपने गांव गई है, तो पीछे पिताजी के लिए भोजन कौन बनाएगा। प्रीति ने तुरंत उत्तर दिया। अच्छा, आज तो तुम्हारे मन में अपने पिता के लिए बड़ा स्नेह उमड़ रहा है। मेरी कोई चिंता नहीं होती, वैसे भी उन्हें खाना बनाना आता ही है, सौरभ ने शांत स्वर में कहा। लेकिन उनकी सेहत भी तो ठीक नहीं रहती, प्रीति ठहाका लगाकर बोली। अरे, तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया। जब सुबह शाम सैर पर जा सकते हैं तो अपने लिए 2 रोटियां क्यों नहीं बना सकते। मैं उनके लिए घर में सारा राशन रख जाऊंगी, आराम से खाते रहेंगे। सौरभ ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है बाबा, तुमसे कभी बहस में जीत पाया हूं क्या। फिर वह दफ्तर जाने के लिए निकलने लगा। तभी प्रीति ने पीछे से आवाज दी, सुनो, अपने मायके के लिए कोई अच्छा सा उपहार लेते आना। हर बार मम्मी पापा हमें इतना कुछ देते हैं तो हमें भी कुछ बेहतरीन देना चाहिए। सौरभ ने सिर हिलाया और दफ्तर के लिए रवाना हो गया। शाम को राम नारायण जी का एक पुराना मित्र उनसे भेंट करने आया। उसी समय उनका पोता भागते हुए आया और मासूमियत से बोला, दादाजी, हम तो नानी के घर जाएंगे और खूब मजे करेंगे, लेकिन आपको नहीं ले जाएंगे, आप यहीं अकेले रहिए। पोते के मासूम शब्द सुनकर राम नारायण जी के हृदय में अजीब सी पीड़ा उठी। उनके मित्र ने पूछा, क्या सोच में पड़ गए राम नारायण। राम नारायण जी फीकी हंसी हंसते हुए बोले, अरे नहीं, यह तो बस मस्ती कर रहा होगा। अगर बेटा बहू कहीं जाएंगे तो क्या मुझे बिना बताए जाएंगे। और वैसे भी जब इतने दिन अकेले काट लिए हैं तो आगे भी काट लूंगा। कम से कम अपने लिए 2 रोटियां तो बना ही सकता हूं। कहते कहते उनका स्वर भावुक हो गया। कुछ देर वार्तालाप करने के पश्चात मित्र विदा हो गया, लेकिन पोते के शब्द उनके मन में गूंजते ही रहे। अगले दिन जब वे सुबह की सैर से लौटे तो आंगन में बैठकर अपने पुत्र के बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही प्रीति बाहर आई, राम नारायण जी ने पूछा, अरे बहू, सौरभ तैयार हो गया क्या। अभी तक बाहर क्यों नहीं आया, क्या दफ्तर नहीं जाएगा। प्रीति ने भौहें चढ़ाकर कहा, अब क्या काम आ गया जो उनके बारे में पूछ रहे हैं। जरूर किसी न किसी चीज की जरूरत होगी, तभी उनकी राह देख रहे हैं। आपको तो एक पल भी चैन नहीं है, कभी तो उन्हें भी आराम से रहने दो। बहू की कटु बातें सुनकर राम नारायण जी चुप हो गए। उसी समय सौरभ तैयार होकर बाहर आया और बोला, अरे प्रीति, मुझे दफ्तर के लिए देरी हो रही है, जल्दी से नाश्ता दे दो।
ठीक है, लाती हूं, कहकर प्रीति रसोई में चली गई। रामनारायण जी अपने बेटे के पास गए और बोले, बेटा, मेरी पेंशन निकाल लाए हो क्या? अगर हां तो कुछ पैसे मुझे भी दे दो। मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि अपने पैसे होते हुए भी मैं बहू और तुम्हारे सामने हाथ फैलाऊं। सौरभ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, लेकिन पिताजी, हमने आपको कौन सी कमी रहने दी है जो हाथ फैलाने की नौबत आ रही है? आपकी हर जरूरत तो हम पूरी करते हैं। वैसे भी मेरी तनख्वाह और आपकी पेंशन के पैसे मैं प्रीति के हाथ में ही सौंप देता हूं। जब घर वहीं संभाल रही है तो धन भी उसी के पास होना चाहिए। फिर भी यदि आपको कुछ चाहिए तो आप उससे मांग सकते हैं। यह सुनकर रामनारायण जी चुप हो गए। फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा, अच्छा बेटा, एक बात बताओ, क्या तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो? बस इतना कहना था कि प्रीति तुरंत रसोई से बाहर निकल आई और व्यंग्यात्मक स्वर में बोली, लीजिए, अभी हमारा कोई कार्यक्रम बना भी नहीं कि आपके पिताजी को जासूसी करने की सूझ गई। मैंने न कहा था कि आपके पिताजी हमारी हर बात दरवाजे पर कान लगाकर सुनते हैं। इस घर में हमारी तो कोई निजता ही नहीं रही। सौरभ भी बोल उठा, पिताजी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने बेटे और बहू की बातें छुप छुप कर सुनते हैं। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। यह सुनकर रामनारायण जी का मन दुख से भर गया। वे भारी मन से बोले, लेकिन बेटा, मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। क्या तुम्हें अपने पिता पर इतना भी विश्वास नहीं? और वैसे भी यह बात तो मुझे घोलू ने बताई थी कि वह नानी के घर जा रहा है। इसी वजह से मैं तुमसे कुछ पैसे मांग रहा था, ताकि यदि कभी कुछ खरीदने की इच्छा हो तो मेरे पास भी कुछ हो। सौरभ बात बदलते हुए बोला, हां तो ठीक है ना, बच्चा था तो आपको बता दिया होगा। और हां पिताजी, हम 5 दिनों के लिए प्रीति के मायके जा रहे हैं। उनके मम्मी पापा ने बुलाया है। यह सुनते ही रामनारायण जी बोले, बेटा, 1-2 दिन की बात होती तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन 5 दिन में यहां अकेले कैसे रहूंगा? प्रीति क्रोधित होकर बोली, बस, हमने कहीं जाने की बात क्या की कि आपके पिताजी शुरू हो गए। आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या सारी उम्र आपकी सेवा में ही बिता दें? क्या मेरे मम्मी पापा की कोई अहमियत नहीं, या फिर हमारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है? हम परसों सुबह जा रहे हैं और यह तय हो चुका है। यह कहकर प्रीति पैर पटकते हुए रसोई में चली गई और सौरभ भी अपनी नौकरी पर निकल गया। अगले दिन नाश्ता समाप्त करने के बाद प्रीति ने हमेशा की तरह रामनारायण जी से घर की सफाई करवाई, फिर सब्जी काटने को दे दी और स्वयं शॉपिंग के लिए बाजार चली गई। जब जाने का दिन आया तो प्रीति रामनारायण जी के पास आई और बोली, पिताजी, यह लीजिए, कुछ पैसे अपने पास रखिए। यह देखकर रामनारायण जी को मन ही मन प्रसन्नता हुई कि चलो, बहू को मेरी इतनी तो चिंता है। उन्होंने औपचारिकता से कहा, नहीं नहीं, मुझे इतने पैसों की क्या आवश्यकता? प्रीति चिढ़कर बोली, अरे, ये पैसे आपको घूमने फिरने या फालतू खर्च के लिए नहीं दे रही हूं। कल महीने की 1 तारीख है। दूध वाला, अखबार वाला और केबल वाला पैसे लेने आएंगे तो उन्हें दे दीजिएगा। घर में जितना भी राशन मौजूद है वह आपके लिए पर्याप्त होगा। फल सब्जी खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी दवाइयां भी पहले से ही रख दी गई हैं और मुझे नहीं लगता कि आपको पैसों की किसी अन्य चीज के लिए जरूरत होगी। रामनारायण जी ने चुपचाप सिर हिलाया और फिर वे लोग वाहन में बैठकर चले गए। प्रभु की लीला ऐसी थी कि 1 सप्ताह बीत गया, लेकिन किसी ने उनकी सुध तक नहीं ली। आखिरकार उन्होंने अपनी भूख मिटाने के लिए मंदिर के पास फल बेचने का कार्य प्रारंभ कर दिया। वे अतीत की यादों में खोए हुए थे, तभी अचानक उनका फोन बजा। बेटी अनिता का फोन था। हेलो पिताजी, कैसे हैं आप? बेटी की अपनेपन भरी आवाज सुनकर रामनारायण जी का मन भर आया। खुद को संभालते हुए वे बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटी। तुम्हारा भाई अपनी पत्नी और बेटे को लेकर कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल गया है। अनिता चिंतित स्वर में बोली, क्या? कुछ दिनों के लिए? तो आप यहां अकेले कैसे रह रहे हैं? भोजन कैसे बना रहे हैं और बाकी के काम? रामनारायण जी रुंधे हुए स्वर में बोले, अरे बेटी, तुझे मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तेरी मां के जाने के बाद मैंने खाना बनाना, बर्तन धोना और सफाई करना सब सीख लिया है। अपने लिए 2 रोटियां बनाने में क्या कठिनाई है? यह सुनते ही अनिता की आंखों से आंसू बह निकले।
जिन पिता को कभी एक गिलास पानी तक लेने की जरूरत नहीं पड़ी, वे आज घर का हर काम स्वयं कर रहे हैं। उसकी आवाज भारी हो गई और वह कुछ न कह सकी, बस चुपचाप फोन रख दिया। अगली सुबह जब राम नारायण जी अपने लिए नाश्ता बना रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वे सोचने लगे, इतनी सुबह कौन आ सकता है? बच्चे तो घर पर हैं नहीं और मुझसे मिलने कौन आएगा? दरवाजा खोला तो सामने अपनी बेटी अनिता को खड़ा देखकर वे अचंभित रह गए। इतने लंबे अरसे के बाद अपनी बेटी को देखकर उनकी आंखें भर आईं। अरे बेटी, तुम? तभी उसके बच्चे दौड़ते हुए आए और बोले, नानू नानू। वे उनकी टांगों से लिपट गए। राम नारायण जी ने उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया, प्यार से उनका माथा चूमा और बोले, आओ ना बच्चों, अंदर आओ। कितने वर्षों बाद तुम्हें अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, वरना अब तक तो बस वीडियो कॉल पर ही बातें होती थीं। यह कहते कहते उनकी आवाज भावुक हो गई। अनिता ने आंखों में आंसू लिए कहा, क्या करूं पिताजी, जिस घर में मेरी इज्जत नहीं वहां मैं कैसे आती? भाभी ने मेरे साथ जो किया वह अपमान मैं आज तक नहीं भूल पाई, इसलिए चाहकर भी अपने मायके की चौखट पर कदम नहीं रख पाई, लेकिन आपको अकेला कैसे छोड़ सकती थी? तभी उसका पति बोला, पिताजी, क्या हम लोग इतने पराये हो गए थे कि आपने हमें कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझा? बेटी दामाद के अपनत्व भरे शब्द सुनकर राम नारायण जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने भर्राए स्वर में कहा, अच्छा किया बेटा जो तुम लोग यहां आ गए। बेटियां ही तो घर की रौनक होती हैं, लेकिन तुम्हारी भाभी ये सब बातें कभी नहीं समझेगी। बातें चल ही रही थीं कि तभी अनिता के बच्चे बोल उठे, मम्मी बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। यह सुनकर राम नारायण जी बोले, मैं अभी कुछ लेकर आता हूं। इतना कहकर वे रसोई में चले गए और इधर उधर कुछ ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि प्रीति पहले ही बिस्कुट, मठरी और बाकी के नाश्ते अलमारी में रखकर ताला लगा चुकी थी। उसी समय अनिता भी रसोई में आ गई और बोली, आप परेशान मत होइए पिताजी, बताइए, मैं आपकी मदद कर देती हूं। राम नारायण जी उदास स्वर में बोले, क्या बताऊं बेटी, अपनी पेंशन के पैसे होते हुए भी अपने ही घर में मैं एक भिखारी बन चुका हूं। समझ नहीं आता कि बच्चों को क्या खिलाऊं। इतना कहते ही उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। अनिता तुरंत बोली, अरे इसमें चिंता करने की क्या बात है, आपकी यह समस्या मैं 1 मिनट में दूर कर देती हूं। इतना कहकर उसने अपना मोबाइल निकाला और तुरंत फल व कुछ स्नैक्स मंगवा लिए। पहले सबने मिलकर फल खाए, बच्चों को स्नैक्स दिए, फिर बाजार से खाना ऑर्डर कर दिया। अपने बच्चों का साथ पाकर राम नारायण जी अपनी सारी चिंताएं भूल गए। शाम के समय जब उनके मित्र मिलने आए तो बोले, अरे वाह, क्या बात है, अनिता बिटिया आई है। राम नारायण जी मुस्कुराकर बोले, आओ ना, देखो बच्चों के आ जाने से आज मेरा घर कितना जीवंत हो गया है। अनिता तुरंत उनके लिए चाय बनाने चली गई। तभी उनके दोस्त बोले, राम नारायण, तुम्हारी बहू के रहते हुए आज तक इस घर में मुझसे पानी तक नहीं पूछा गया और आज तुम्हारी बेटी खुद चाय बनाकर पिला रही है। यह सुनकर अनिता हैरानी से उनकी ओर देखने लगी। फिर वे बोले, बेटी एक बात कहूं, तुम ही अपने पिता को अपने घर क्यों नहीं ले जाती? यहां रहते हुए तुम्हारे पिताजी की हालत कुछ ठीक नहीं लगती। या तो तुम अपने पिता का ख्याल रखो या फिर उन्हें उनका हक दिलवाओ। उनके दोस्त ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पहले मुझे अफसोस रहता था कि भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया, लेकिन अब लगता है जो हुआ अच्छा ही हुआ। एक बेटी है जो ससुराल की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मेरा पूरा ध्यान रखती है। उधर नानी के घर में रहते हुए सौरभ का बेटा मयंक मोबाइल देख रहा था। तभी अचानक वह चिल्ला पड़ा, अरे मम्मी देखो, दादू, ये तो दादू हैं। यह सुनकर प्रीति आश्चर्यचकित रह गई। तभी मयंक फिर से बोला, मम्मी मैंने अभी मोबाइल में दादू को देखा। प्रीति ने तुरंत कहा, अच्छा दिखाओ तो, कहां देखा? मयंक ने मोबाइल में एक वीडियो चला दी। यह वही वीडियो थी जिसे उस स्थानीय समाचार रिपोर्टर ने आंधी तूफान के दौरान रिकॉर्ड किया था, जिसमें राम नारायण जी फल बेचते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो के शीर्षक में लिखा था, आखिर मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवा लेती, पेट की आग उम्र नहीं देखती। यह देखकर प्रीति के होश उड़ गए। उसने तुरंत वीडियो सौरभ को दिखाई और बोली, देखिए
ये गुल खिला रहे हैं आपके पिताजी। हमारी पीठ पीछे पूरे शहर में हमारी बदनामी करवा रहे हैं। आखिर हमने क्या कमी छोड़ी थी? सौरभ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। नहीं, ये मेरे पिताजी नहीं हो सकते, प्रीति बोली। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। मैं अभी आपके पिताजी को फोन करके पूछती हूं। यह कहते हुए प्रीति ने तुरंत रामनारायण जी को फोन लगाया। पिताजी, यह क्या तमाशा लगा रखा है आपने? क्यों पूरे शहर में हमारी बेइज्जती करवा रहे हैं? रामनारायण जी चौंक गए और बोले, लेकिन हुआ क्या बहू? मैंने ऐसा क्या कर दिया? प्रीति तैश में आकर बोली, अच्छा, अब अनजान मत बनिए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हमने आपकी वीडियो देख ली है, तमाशा बना दिया है आपने हमारा। यह सुनते ही रामनारायण जी घबरा गए। प्रीति ने गुस्से में कहा, आपसे तो मैं आकर बात करूंगी, हमारे लौटने से पहले घर की पूरी सफाई रखिएगा। वह यह सब कह ही रही थी कि तभी अनिता के बच्चे शोर मचाने लगे। ये पीछे इतनी हलचल कैसी हो रही है? घर पर कोई आया है क्या, या आपने ही किसी को बुला लिया है? प्रीति की आवाज तेज हो गई। बताते क्यों नहीं? रामनारायण जी हड़बड़ा गए और बोले, वो बहू, वो। प्रीति चिढ़कर बोली, अच्छा, साफ साफ बताते क्यों नहीं? आखिर चल क्या रहा है? तभी अनिता आगे आई और बोली, पिताजी, मुझे फोन दीजिए, मैं बात करती हूं। अनिता ने फोन लिया और शांत स्वर में कहा, क्या हुआ भाभी? मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए अपने मायके आ गई, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? प्रीति आग बबूला हो गई। अच्छा, पहले तो तुमने हमारे घर से चोरी की और अब हमारी गैर मौजूदगी में हमारे घर को लूटने आ गई हो। किसने बुलाया था तुम्हें? जब इतने सालों से नाराज होकर बैठी थी तो अब अचानक मेरे घर क्यों चली आई? अनिता ठहर कर बोली, आपका घर? क्यों, क्या यह घर मेरा नहीं है? अगर मैं नाराज हुई भी थी तो आपसे थी, अपने पिताजी से नहीं। और वैसे भी आप अपने मायके में हैं तो वहीं शांति से रहिए, यहां बार बार फोन करने की जरूरत नहीं है। प्रीति गुस्से में बोली, फोन तो अब मैं पुलिस को लगाऊंगी। पिछली बार तो मैंने तुम्हें यूं ही छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं पुलिस कंप्लेंट करके ही रहूंगी। अनिता ने ठंडे स्वर में कहा, जो करना है कर लो। यह कहकर उसने फोन काट दिया। यह सुनकर रामनारायण जी का डर के मारे बुरा हाल हो गया। कांपते हुए बोले, बेटी, तूने यह क्या कर दिया? तेरा भाई भाभी यहां आकर हंगामा खड़ा कर देंगे। अनिता ने आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, इसमें डरने की क्या बात है? यह घर आपका है और आपके नाम पर है, क्या आप यह बात भूल गए? फिर उसने उनकी ओर देखा और स्नेह से कहा, अब यह निर्णय आपको स्वयं लेना होगा कि आप अपना बुढ़ापा कैसे बिताना चाहते हैं। खुद के पैसे होते हुए भी अपने बेटे बहू के आगे हाथ फैलाना चाहते हैं, या अपनी शेष जिंदगी सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं? बेटी की बातें सुनकर रामनारायण जी गहरी सोच में डूब गए। फिर उन्होंने अपने मित्र के साथ मिलकर एक वकील को घर बुलाया और पूरे मामले पर विचार विमर्श किया। उधर जब प्रीति ने सौरभ को फोन कर सारी बात बताई तो वे दोनों अगले ही दिन बेटे को लेकर घर लौट आए। आते ही प्रीति गुस्से में ननद पर बरस पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करने की? निकल जाओ मेरे घर से। सौरभ ने भी अपनी पत्नी की हां में हां मिलाते हुए कहा, अभी के अभी अपना सामान उठाओ और अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाओ। अनिता मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो लगा था कि भाभी पराई हैं, लेकिन कम से कम आप तो पिताजी की तकलीफ समझेंगे, लेकिन आपने तो उन्हें भी पीछे छोड़ दिया। तभी मयंक स्नैक्स लेकर बाहर आया और बोला, देखो मम्मी, रसोई में इतना सारा सामान पड़ा है। प्रीति बोली, वह सब मैं बाद में देखूंगी, लेकिन अभी इन बाप बेटी को नहीं छोड़ूंगी। अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। अब रामनारायण जी का धैर्य जवाब दे चुका था। गुस्से से कांपती आवाज में बोले, बेशर्म औरत, न तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें संस्कार दिए और ना ही कोई तमीज सिखाई। आज तक मैं तुम्हारी बदतमीजी सहन कर रहा था, लेकिन अब नहीं। यह घर मेरा है और मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। सौरभ गुस्से में बोला, पिताजी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से इस तरह बात करने की? रामनारायण जी ने अपने बेटे के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोले, नालायक, अपना परिवार लेकर अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। सौरभ गुस्से में बोला, आप चाहे जो कर लें, लेकिन हमें इस घर से नहीं निकाल सकते।
उसी समय वकील साहब भीतर आए और बोले, क्यों नहीं निकाल सकते? ये घर आज भी आपके पिताजी के नाम पर है और तुम लोग तो उनकी पेंशन के पैसे भी अपने पास रखते हो। यह तो सरासर अन्याय है। यह सुनकर सौरभ आश्चर्यचकित रह गया। तभी वकील ने अदालती दस्तावेज उसके हाथ में थमा दिए और बोले, 1 सप्ताह के भीतर तुम्हें इस घर को खाली करना होगा और अब तक अपने पिता की पेंशन के जितने भी पैसे तुमने इस्तेमाल किए हैं वह भी उन्हें लौटाने होंगे, अन्यथा जेल जाने के लिए तैयार रहो। यह सुनते ही सौरभ और प्रीति के होश उड़ गए। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर सौरभ ने प्रीति को इशारा किया और दोनों अपने पिता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। लेकिन इस बार रामनारायण जी भावनाओं में बहने वाले नहीं थे। वे बुलंद आवाज में बोले, यह नाटक किसी और के सामने करना। मैं तुम्हारी हर चाल से भली भांति परिचित हूं। सही कहा था मेरी बेटी ने। मैंने कभी अपने लिए आवाज नहीं उठाई, इसीलिए तुम लोगों ने मुझे एक भिखारी की तरह जीने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब मैं तुम दोनों का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। निकल जाओ मेरे घर से। यह कहकर वे अपने कमरे में चले गए। 3 दिन बाद सौरभ अपनी पत्नी और बेटे को लेकर घर छोड़कर चला गया। रामनारायण जी का नया जीवन। अब रामनारायण जी उस घर में अकेले रह गए। लेकिन उनकी बेटी अनिता को अपने पिता की चिंता सताने लगी। उसने उनसे अनुरोध किया कि वे उसके साथ चलें, लेकिन रामनारायण जी ने मना कर दिया। वे बोले, बेटी, इस घर में तुम्हारी मां की यादें बसी हैं और वैसे भी बेटी के घर माता पिता को रहना उचित नहीं लगता। अनिता ने इस समस्या का समाधान निकाल लिया। उसने घर के ऊपरी हिस्से में किराएदार रख दिए और अपने पिता की देखभाल के लिए एक नौकर रख लिया, जो दिन भर उनकी सेवा करता और रात में भी उनका ख्याल रखता। अब अनिता हर रोज अपने पिता से फोन पर बातचीत करती, उनका हालचाल लेती और सप्ताह में एक बार अपने बच्चों के साथ मिलने आती। अब रामनारायण जी अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने लगे थे। कभी अपने मित्र के साथ सुबह शाम पार्क में सैर करते, तो कभी मंदिर या गुरुद्वारे में प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते। कभी कभी आसपास भ्रमण करने भी चले जाते। अब उनका समय प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत होने लगा। उन्होंने अपने बेटे से नाता तोड़कर अपने मन को समझा लिया था और अब ईश्वर की भक्ति में सुख पाने लगे थे। सौरभ और प्रीति को उनके कर्मों का फल मिला। उधर अपने पिता के साथ अन्याय करने के बाद भला सौरभ और प्रीति कैसे सुख शांति से जीवन बिता सकते थे? घर छोड़ने के बाद उन्होंने किराए पर एक मकान लिया, लेकिन अब मुश्किल यह थी कि सौरभ के पास न तो अपने पिता की पेंशन थी और ऊपर से घर का किराया भी भरना पड़ रहा था। आमदनी कम और खर्चा अधिक। इस स्थिति में प्रीति को गुजारा करना कठिन लगने लगा। अब तो आए दिन दोनों के बीच विवाद होने लगे। एक दिन प्रीति क्रोधित होकर अपने बेटे मयंक को लेकर मायके चली गई। हर बार की तरह इस बार भी उसकी भाभी ने उसे खूब सम्मान दिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक गुजरे, लेकिन धीरे धीरे प्रीति अपनी भाभी की नजरों में खटकने लगी। उसका व्यवहार बदलने लगा। उधर प्रीति के माता पिता 4 धाम की यात्रा पर जाने की योजना बना रहे थे और प्रीति की भाभी तो जैसे इसी मौके की प्रतीक्षा में थी। आखिरकार प्रीति के साथ वही हुआ जो उसने अपनी ननद के साथ किया था। एक दिन प्रीति की भाभी अचानक बोली, मेरी सोने की चेन कहीं खो गई है, बहुत कीमती थी। घर में हर जगह खोजबीन हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर प्रीति की भाभी ने सबके सामने उसकी अलमारी खोली और कपड़े निकालकर देखने लगी। यह देखकर प्रीति क्रोधित होकर बोली, यह क्या कर रही हैं भाभी? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? तभी अचानक कपड़ों में से वही चेन निकल आई। यह देखकर प्रीति स्तब्ध रह गई। उसने आशा भरी निगाहों से अपने भाई की ओर देखा, लेकिन उसके भाई ने कठोर स्वर में कहा, संज्ञा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझसे मांग लेती, लेकिन इस तरह घटिया हरकत करने की क्या आवश्यकता थी? यह सुनते ही प्रीति के पैरों तले जमीन खिसक गई। आज उसे वही दृश्य याद आ गया जब कुछ वर्ष पहले उसने अपनी ननद पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था और उसे सबके सामने अपराधी बना दिया था। आज प्रीति को भी उसके कर्मों की सजा मिल चुकी थी। उसका हंसता खेलता परिवार उसकी ही गलतियों की वजह से उजड़ चुका था। आज न तो उसके पास ससुराल बचा था, न ही मायका।
मायके की चौखट पर खड़ी प्रीति के पास पछतावे के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब यह प्रायश्चित का समय था। उसने धीरे से आसमान की ओर देखा और मन ही मन बोली, हे प्रभु, जब मैंने दूसरों पर अन्याय किया तब मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन आज जब मैं स्वयं यह सब झेल रही हूं तब समझ आ रहा है कि तेरा न्याय सदा निष्पक्ष होता है। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूं कि मेरी गलती के लिए क्षमा कर और आगे से मुझे सद्बुद्धि देना। प्रभु की लीला अपरंपार है, कर्मों का लेखा जोखा सदा न्याय संगत होता है। प्रिय दर्शकों, अभी कथा यहीं खत्म नहीं होती। अब हम जानेंगे कि इस कलयुग में मां बाप के रहते ये 5 बातें पहले ही समझ लेना चाहिए, वरना बाद में पछताते रहोगे। प्रिय दर्शकों, आपका समय नष्ट ना करते हुए एक कथा के माध्यम से वो 5 बातों के बारे में जानते हैं। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। आज विद्याधर जी अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि उनके पुत्र संजीव ने पूरी यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान हासिल किया था। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और उनका हृदय गर्व से भर उठा था। वे अपने एक संबंधी से फोन पर वार्तालाप कर रहे थे और उनकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। अरे शर्मा जी, मेरा बेटा तो बचपन से ही अत्यंत मेधावी रहा है। प्रत्येक कक्षा में उसने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया और हर वर्ष छात्रवृत्ति भी प्राप्त की। उसकी मेहनत को देखकर ही मैंने उसका दाखिला MBA में करवाया था। मुझे पूर्ण विश्वास था कि वह अवश्य सफलता प्राप्त करेगा, और देखिए उसने यूनिवर्सिटी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करके मेरे विश्वास को बनाए रखा। इतने में संजीव घर वापस लौटा। वह अपने मित्रों के साथ अपनी सफलता का उत्सव मनाकर आया था। उसे देखते ही विद्याधर जी ने तुरंत फोन रख दिया और अपने बेटे को गले से लगा लिया। बेटा, तूने तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। देख, सुबह से ही बधाई देने वालों के फोन आ रहे हैं। यह कहते हुए उनकी आंखों में आनंद के आंसू छलक आए। सामने खड़ी उसकी माता उर्मिला जी यह दृश्य देखकर हर्षित हो रही थीं, लेकिन बेटे के चेहरे पर एक अनोखी भाव भंगिमा देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि वह कुछ कहना चाहता था। संजीव ने धीरे से कहा, मां, पिताजी, मुझे आप दोनों से एक महत्वपूर्ण बात करनी है। विद्याधर जी बोले, हां बेटा, बताओ, क्या कहना है? संजीव बोला, पिताजी, आपको तो झांत ही है कि आजकल एक अच्छी नौकरी प्राप्त करना कितना कठिन हो गया है। विद्याधर जी बोले, बेटा, तुम्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? अभी तो तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई है। तुम्हें अवश्य एक बेहतरीन नौकरी मिलेगी। ईश्वर पर भरोसा रखो। संजीव बोला, पिताजी, मुझे एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय कंपनी से विदेश में नौकरी का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। विदेश, यह सुनते ही दोनों पति पत्नी कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके हृदय की धड़कनें थम गई हों। थोड़ा संभल कर उर्मिला जी ने अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, विदेश में नौकरी करने की क्या आवश्यकता है? तुम्हें यहीं भी तो एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। इतना सुनते ही संजीव उत्तेजित हो गया। उसने अपनी माता का हाथ झटक दिया और क्रोधित होकर बोला, यही डर था मुझे कि आप दोनों इस तरह की बातें करेंगे। आप लोग जानते थे कि मेरा सपना विदेश में कार्य करने का है। जब यह सपना साकार होने जा रहा है तो मैं यह अवसर गंवा नहीं सकता। संजीव की बातें सुनकर माता पिता की आंखों में गहन पीड़ा छलक उठी। खुशियों से भरा माहौल क्षण भर में गमगीन हो गया। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे और संजीव अपने कमरे में चला गया। उस रात उर्मिला जी और विद्याधर जी चिंता में डूबे रहे। वे उन दिनों को स्मरण करने लगे जब विवाह के 12 वर्षों उपरांत भगवान की कृपा से उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ था। उन्होंने न जाने कितने मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में प्रार्थनाएं की थीं, कितनी ही औषधियां ली थीं। आखिरकार ईश्वर ने उनकी गोद में यह अनमोल रत्न डाल दिया था। आज अचानक बचपन से लेकर अब तक की समस्त स्मृतियां चलचित्र की भांति आंखों के समक्ष आ गईं। उर्मिला जी ने भर्राए हुए स्वर में कहा, देखिए जी, बचपन में संजीव तो मुझसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता था। अगर मैं नजरों से ओझल हो जाती थी तो पूरा घर सिर पर उठा लेता था।
और जैसे ही आप कार्यालय से लौटते थे तो वह कैसे दौड़ता हुआ आता था और आपकी टांगों से कसकर लिपट जाता था। विद्याधर जी भी भावुक होकर बोले, वो दिन अलग थे और आज का दिन अलग है। जब हमारा वही पुत्र हमें छोड़कर विदेश जाने की बात कर रहा है, क्या उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके वृद्ध माता पिता का क्या होगा? कौन उनका ध्यान रखेगा? उनकी आंखें छलक आईं। क्या संतान इतनी स्वार्थी हो सकती है? रात भर विद्याधर जी और उर्मिला जी करवटें बदलते रहे, लेकिन उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अगली सुबह चिंताओं में घिरे हुए जब वे कमरे से बाहर निकले तो देखा कि संजीव तैयार होकर जूते पहन रहा था। इससे पहले कि वे कुछ पूछते, उसने अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। उर्मिला जी ने रुंधे हुए स्वर में पूछा, बेटा, कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो? संजीव ने सहज स्वर में उत्तर दिया, मां, मुझे पासपोर्ट बनवाने के लिए दिल्ली जाना होगा। मेरा मित्र दीपक है ना, उसके पिताजी पासपोर्ट कार्यालय में कार्यरत हैं। मुझसे उनकी बातचीत हो गई है। जब तक अपॉइंटमेंट लेटर आएगा तब तक यह कार्य निपटा लेता हूं। इसी बहाने कुछ दिन दिल्ली भी घूम लूंगा। यह सुनकर उर्मिला जी चुपचाप रसोई में चली गईं और बेटे के लिए चाय नाश्ता तैयार करने लगीं। उधर विद्याधर जी ने प्रेम पूर्वक पूछा, बेटा, एक बात बताओ, क्या विदेश जाना इतना आवश्यक है? संजीव बोला, पिताजी, इसमें समस्या क्या है? विदेश में जो वेतन मिलेगा उतना तो मैं यहां कभी कमा नहीं सकता। विद्याधर जी बोले, बेटा, धन ही सब कुछ नहीं होता। संजीव झुंझलाकर बोला, पिताजी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे विदेश जाने से आप इतने व्यथित क्यों हैं। विद्याधर जी कुछ कहने ही वाले थे कि संजीव ने झट से बैग उठाया और कड़े शब्दों में बोला, मैं पूरी जिंदगी इस छोटे से घर में नहीं रह सकता। आप चाहते हैं कि मैं अपने सपनों को दबा दूं और आपकी तरह छोटी मोटी नौकरी करके जीवन व्यतीत करूं? यह कभी संभव नहीं होगा। इतना कहकर वह घर से निकल गया। विद्याधर जी स्तब्ध रह गए और उर्मिला जी उसे नाश्ते के लिए पुकारती रह गई, लेकिन वह रुका नहीं। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद जब संजीव दिल्ली पहुंचा तो दीपक पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। दोनों मित्र एक दूसरे से मिलकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। दीपक उसे अपनी गाड़ी में अपने आवास पर ले गया। दीपक का निवास एक संपन्न क्षेत्र में स्थित था और अत्यंत विशाल था। वहां वह अपने माता पिता, भाई और भाभी के साथ रहता था। दीपक ने संजीव का अपने परिवार से परिचय करवाया, फिर अपने पिता से कहा, पापा, संजीव विदेश जाना चाहता है, इसलिए पासपोर्ट संबंधी प्रक्रियाएं पूरी करने आया है। दीपक के पिता को यह विचार शायद उचित नहीं लगा। उन्होंने कहा, बेटा, तुम अपने माता पिता के इकलौते संतान हो, तुम्हें उनके साथ रहकर उनका सहारा बनना चाहिए। संजीव ने नम्रता से उत्तर दिया, अंकल जी, मेरे माता पिता ने जीवन भर कड़ा संघर्ष किया है। मैं चाहता हूं कि विदेश जाकर अच्छा धन अर्जित करूं ताकि उन्हें आराम और सुख सुविधाएं दे सकूं। फिर सभी ने साथ बैठकर चाय नाश्ता किया। इसके पश्चात दीपक उसे अपने घर के गेस्ट रूम में ले गया। वह कक्ष अत्यंत आरामदायक था। दोनों मित्र बिस्तर पर लेटकर इधर उधर की बातें करने लगे और मजाक मस्ती चलती रही। गेस्ट रूम के ठीक सामने एक और कमरा था जहां से बार बार खांसने की आवाज आ रही थी। दीपक बीच बीच में उस कक्ष में जाकर कुछ देर रुकता और फिर लौट आता। कुछ समय बाद दीपक किसी कार्यवश बाहर चला गया। तब उत्सुकतावश संजीव ने उस कमरे में झांका। अंदर एक वृद्ध व्यक्ति थे जो लगातार खांस रहे थे। संजीव उनके पास गया, धीरे से सहारा देकर उन्हें सीधा बैठाया और उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए सहज करने का प्रयास किया। फिर वह एक गिलास पानी लाकर लाया। बुजुर्ग व्यक्ति ने कांपते हाथों से गिलास पकड़ा, 2-4 घूंट पीकर उसे वापस लौटा दिया। अब उनकी खांसी कुछ शांत हो चुकी थी। संजीव ने गिलास रखकर उन्हें पुनः बिस्तर पर लेटा दिया। उनकी आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी, किंतु उनके चेहरे पर प्रश्न भी था। यह युवक कौन है? संजीव उनकी नजरों को भांप गया और बोला, जी, मैं दीपक का मित्र हूं, आज दिल्ली आया था। यह सुनकर वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने कांपते हाथों से आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उठाया और संजीव के सिर पर रख दिया।
संजीव उनकी स्थिति देखकर भावुक हो गया। कुछ समय वह पास रखी कुर्सी पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद दीपक के पिता वहां आए और वृद्ध व्यक्ति का हालचाल पूछने लगे। उन्होंने उन्हें दवा दी और पूछा, पिताजी, खांसी में कुछ आराम मिला? वृद्ध व्यक्ति ने सिर हिलाकर सहमति जताई। अगले दिन संजीव और दीपक पासपोर्ट से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए निकले। दोपहर में उन्होंने एक रेस्तरां में भोजन किया और फिर घर लौट आए। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दीपक का पूरा परिवार वृद्ध व्यक्ति के कमरे में एकत्रित था। दीपक के माता पिता चारपाई पर बैठे थे, भाभी फल काटकर खिला रही थीं और बड़ा भाई उनके पैरों की मालिश कर रहा था। दीपक भी पास गया और दादाजी का हालचाल पूछने लगा। अपने मित्र के परिवार का यह स्नेह और अपनापन देखकर संजीव भीतर से अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसे गर्व हो रहा था कि उसे इतने अच्छे और संस्कारी लोगों के बीच रहने का अवसर प्राप्त हुआ। संजीव यह देखकर चकित था कि आज के समय में ऐसा स्नेह और एकता किसी परिवार में देखना दुर्लभ है। जब भी उसे समय मिलता, वह वृद्ध व्यक्ति के पास जाकर बैठ जाता और उनकी सहायता करता, जैसे उन्हें पानी देना या सहारा देकर बैठाना। 2-3 दिनों में ही संजीव को वृद्ध व्यक्ति के प्रति गहरा स्नेह हो गया। दादाजी का चेहरा भी उसे देखकर खिल उठता था। आज संजीव को इस घर में आए हुए 3 दिन हो चुके थे। सुबह जब वह सोकर उठा तो देखा कि वृद्ध व्यक्ति के कमरे में कई लोग एकत्रित थे। घबराकर वह तुरंत वहां पहुंचा। परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे और एक चिकित्सक उनकी जांच कर रहे थे। दादाजी की तबीयत आज बहुत अधिक बिगड़ चुकी थी। उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और वे कराह रहे थे। पूछने पर पता चला कि उन्होंने कल शाम से कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। सभी परिजन चिंतित और व्याकुल थे, लेकिन दादाजी के चेहरे पर एक विचित्र सी शांति थी। उनकी आंखों में सभी के प्रति प्रेम था, लेकिन चेहरे की झुर्रियों में एक संपूर्ण जीवन का संघर्ष झलक रहा था। उसी समय दीपक के पिता उनके पास आकर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे और भावुक होकर बोले, पिताजी, क्या मैं गौरव को फोन करूं? यह सुनते ही वृद्ध व्यक्ति की आंखें छलक आईं। उनकी संतुष्टि भरी मुस्कान अचानक गायब हो गई। वे कुछ क्षण छत की ओर देखते रहे, फिर धीरे से अपनी गर्दन हिला दी। नहीं, उनकी आंखों से टपकते आंसुओं ने उनके तकिए को भिगो दिया। पूरा दिन परिवार के सदस्य उनकी सेवा में लगे रहे, लेकिन संजीव के मन में एक प्रश्न निरंतर घूम रहा था। यह गौरव कौन है? और उसका नाम सुनते ही दादाजी इतने व्यथित क्यों हो गए? उस समय किसी से यह पूछना उचित नहीं लगा, लेकिन शाम को जब दीपक उससे मिला तो संजीव अपने मन की बात रोक नहीं सका। उसने दीपक से पूछा, गौरव कौन है? और दादाजी उसका नाम सुनते ही इतने दुखी क्यों हो गए? दीपक ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, गौरव दादाजी का इकलौता पुत्र है। यह सुनकर संजीव स्तब्ध रह गया। उसने उत्सुकतावश पूछा, तो फिर आपके पिता उनसे किस संबंध में जुड़े हुए हैं? दीपक ने गंभीर स्वर में कहा, हमारा उनसे केवल मानवता का नाता है, लेकिन हमारे लिए वे अत्यधिक मूल्यवान हैं। वे मेरे पिताजी के गुरु थे और अपने समय के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षक माने जाते थे। मेरे पिताजी कहते हैं कि आज वे जो कुछ भी हैं उन्हीं की बदौलत है। जब उनके पास शिक्षा की फीस देने के लिए धन नहीं था, तब दादाजी ने बिना एक पैसा लिए उन्हें पढ़ाया। केवल पढ़ाया ही नहीं, बल्कि अध्ययन में रुचि भी उत्पन्न की और जीवन के मूलभूत संस्कार भी दिए। इतना सुनते ही दीपक के पिता भी कक्ष में आए और संजीव से बोले, बेटा, यह दुनिया अत्यधिक स्वार्थी हो चुकी है। आजकल संबंध मात्र स्वार्थ तक सीमित रह गए हैं। जब तक किसी से कोई लाभ हो, तब तक उसकी अहमियत होती है, लेकिन जैसे ही स्वार्थ समाप्त होता है, रिश्ते भी समाप्त हो जाते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन्हें उनकी अपनी संतान ने ही छोड़ दिया, वही संतान जिसके लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने पुत्र को पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी शिक्षा में कोई कमी नहीं रखी और उसे इस योग्य बनाया कि वह आज अमेरिका में एक प्रतिष्ठित कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत है। लेकिन पीछे छूट गए वे वृद्ध माता पिता, जिन्हें उसने किराए के मकान में छोड़ दिया और विदेश जाकर वहीं का हो गया।
उसने न केवल अपनी जन्मभूमि छोड़ी बल्कि वहां जाकर एक विदेशी युवती से विवाह कर लिया और अपना परिवार भी वहीं बसा लिया। यहां तक कि पैतृक संपत्ति भी पहले ही बेच चुका था। उसकी माता इस आघात को अधिक समय तक सहन नहीं कर पाई और 3 वर्ष पूर्व उनका निधन हो गया। पत्नी के चले जाने के बाद उन्होंने सोचा कि शायद अब उनका बेटा आएगा और उन्हें अपने साथ ले जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुत्र, बहू, पोता पोती सभी अमेरिका में सुखद जीवन बिता रहे थे और वे यहां अकेले रह गए थे। एक दिन जब मैं पासपोर्ट कार्यालय में था तो उन्होंने मेरे समक्ष आकर मेरे चरणों में गिरकर प्रार्थना की, बेटा, मेरा पासपोर्ट बनवा दो ताकि मैं अपने पुत्र के पास विदेश जा सकूं। अपने पूज्यनीय गुरु को इस अवस्था में देखकर मेरा हृदय व्यथित हो उठा। मैंने तुरंत उन्हें उठाकर अपने पास बैठाया, चाय नाश्ता करवाया और उनके पुत्र गौरव को फोन किया। गौरव ने फोन उठाया किंतु स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अभी समय नहीं है, कुछ समय बाद आकर पिताजी को ले जाऊंगा। और वह कुछ समय आज तक नहीं आया। इसके पश्चात मैंने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा और अपने घर ले आया। मुझे अपने पिता समान गुरु का आशीर्वाद मिल गया। मेरे बच्चों को दादाजी का स्नेह प्राप्त हुआ और उन्हें एक परिवार मिल गया। तब से मैं भी उन्हें पिताजी कहकर ही संबोधित करता हूं। संजीव यह सब सुनकर हतप्रभ रह गया। उसने सोचा, यदि ईश्वर हर माता पिता को ऐसी संतान देता तो यह धरती स्वर्ग बन जाती। कितने महान लोग हैं दीपक और उनका परिवार, जिन्होंने मानवता का सर्वोच्च कर्तव्य निभाया। एक ओर उसे दीपक और उसके परिवार का वृद्ध दादाजी के प्रति प्रेम देखकर संतोष हो रहा था, लेकिन दूसरी ओर संसार के इस निर्दयी स्वरूप को देखकर उसका हृदय व्यथित हो उठा। वे सभी आपस में संवाद कर ही रहे थे कि दादाजी के कक्ष से अचानक खांसने और कराहने की ध्वनि तीव्र हो गई। आवाज सुनते ही सभी के मन में अनहोनी की आशंका जाग उठी। दीपक और उसके पिताजी चिंतित होकर कक्ष की ओर दौड़े। यह देखकर संजीव भी कुछ क्षणों के लिए अवाक रह गया। फिर स्वयं को संभालते हुए वह भी दादाजी के कक्ष की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने कक्ष में प्रवेश किया, उसने देखा कि दादाजी को सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई हो रही थी। उनके चेहरे पर असहनीय पीड़ा स्पष्ट झलक रही थी। परिवार के सभी सदस्य उनके पास थे, लेकिन उनकी सांसें भारी हो रही थीं। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। दीपक के पिता उनके हाथों को अपने हाथों में थामे अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्हें देख रहे थे। तब तक परिवार के अन्य सदस्य भी कक्ष में पहुंच चुके थे। बड़ा भाई उनके चरणों को सहलाने लगा और आंटी उनके मुंह में गंगा जल की बूंदें डालने लगीं। वे चाहकर भी अपनी आंखें खोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने अत्यंत कठिनाई से अपने दोनों हाथ जोड़कर कक्ष में उपस्थित सभी लोगों की ओर निहारते हुए लाचारी से देखा और अचानक उनके हाथ ढीले पड़ गए। उनकी गर्दन एक ओर झुक गई। अपने सभी शारीरिक एवं मानसिक कष्टों से मुक्त होकर वे इस निर्मम संसार से सदा के लिए विदा हो गए। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने की तैयारियां शुरू हो गईं। पूर्ण सम्मान एवं श्रद्धा के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाने लगा। श्मशान घाट पर लोगों का विशाल हुजूम एकत्रित हो गया था, लेकिन सबसे विस्मयकारी बात यह थी कि इस भीड़ में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे उनका रक्त संबंध हो। ये सभी केवल मानवता के नाते उन्हें अंतिम विदाई देने आए थे, और सबसे अधिक विडंबना यह थी कि जिनसे उनका असली नाता था, उन्हें तो यह सूचना भी नहीं थी कि आज उनका अपना, जो उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक चाहता था, इस संसार को छोड़कर चला गया। परंतु यदि उन्हें यह खबर मिलती भी तो भी शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यदि उन्हें वास्तव में फर्क पड़ता तो क्या वे उन्हें इस अवस्था में छोड़ते। दीपक और उसका पूरा परिवार वृद्ध व्यक्ति के सौभाग्य पर अश्रु बहा रहे थे, और आज उनके साथ संजीव भी उस वृद्ध के दुर्भाग्य पर फूट फूट कर रो रहा था। उसके हृदय में एक अजीब सी वेदना उमड़ रही थी। दिल के किसी कोने में दबी भावनाएं, जो अब तक पत्थर बन चुकी थीं, अचानक पिघलने लगीं। श्मशान की जलती चिता पर लेटे उस बुजुर्ग के चेहरे में उसे अपने पिता की छवि दिखाई देने लगी। यह चेहरा नजर आते ही वह स्वयं को रोक न सका और बिलख बिलख कर रोने लगा। अब उसे भली भांति अनुभव हो रहा था
कि जब उसने अपने माता पिता के समक्ष विदेश जाने की बात कही थी, तब वे क्यों एकदम निःशब्द रह गए थे? क्यों उन्होंने हाथ जोड़कर उससे निवेदन किया था कि वह उन्हें छोड़कर न जाए? अब उसे भली भांति एहसास हो गया था कि माता पिता का अकेलापन क्या होता है और बुढ़ापे में संतान की उपस्थिति का क्या महत्व रखती है। सभी अंतिम संस्कार की विधियां पूरी हो चुकी थीं, बस चिता को अग्नि देना शेष था। दीपक के पिताजी ने यह जिम्मेदारी निभाई। चिता की जलती हुई लपटों में रह रहकर संजीव को अपना बचपन चलचित्र की भांति दृष्टिगोचर होने लगा। आज केवल वृद्ध दादाजी की अंतिम विदाई नहीं थी, बल्कि संजीव के हृदय में जो कठोरता अपने माता पिता के प्रति थी, वह भी समाप्त हो रही थी। उसके अंतर्मन में अपने जन्मदाताओं के प्रति स्नेह की नई कोपलें प्रस्फुटित होने लगीं। इसी दौरान उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने देखा कि पिताजी का कॉल था। अपने आप को संयमित करते हुए कांपते हाथों से उसने फोन उठाया। दूसरी ओर से उसके पिता की करुणा और वेदना से भरी हुई आवाज आई, बेटा, तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका है। यह एक वाक्य सुनते ही संजीव की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने रुंधे हुए स्वर में बस इतना ही कहा, आ रहा हूं पिताजी। वह कुछ और नहीं कह पाया और फोन रख दिया। ठीक 2 घंटे बाद वह रेलवे स्टेशन पर था। उसका मित्र दीपक उसे छोड़ने आया था। संजीव ने दीपक को गले लगा लिया और नम आंखों से कहा, मित्र, अपने घर में रहने का अवसर देकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। यहीं रहकर मैंने परिवार और उसके वास्तविक मायने समझे हैं। कुछ ही क्षणों में ट्रेन स्टेशन पर आ गई और संजीव अपने घर के लिए रवाना हो गया। लेकिन उसका मन व्याकुल था। जैसे ही ट्रेन में बैठा, वह गहरे चिंतन में डूब गया। अतीत की स्मृतियां, हाल की घटनाएं और भावनाओं का सागर उसके हृदय में उमड़ने लगा। तभी उसकी दृष्टि सामने बैठे एक छोटे बालक पर पड़ी, जो तरह तरह की शरारतें कर रहा था। कभी खिलखिलाकर हंसता, कभी अपनी मां की गोद में समा जाता, तो कभी सीट पर उछलता कूदता। उसकी मां उसे देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। हर क्षण वह अपने बच्चे का ध्यान रख रही थी, उसे दुलार रही थी, उसे प्यार से पुचकार रही थी। यह सब देखकर संजीव अवाक रह गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। माता का स्नेह कितना निस्वार्थ, कितना मूल्यवान होता है। उसके हृदय में अपनी मां की यादें पुनः जीवंत हो उठीं। कैसे उसकी मां ने उसके बाल्यकाल में हर पल उसका ख्याल रखा था। अब संजीव ने अपने भविष्य का निर्णय ले लिया था। उसने मन के भीतर दबे हुए बोझ को उतार फेंका। खिड़की से आती हुई तेज हवाएं उसके निर्णय पर जैसे आशीर्वाद बरसा रही थीं। अब उसके अंतर्मन में अपने माता पिता के प्रति स्नेह और भी गहरा होता जा रहा था। वह जीवन के वास्तविक अर्थ और मूल्यों को अब पूर्ण रूप से समझ चुका था। कुछ घंटे बाद जब वह अपने घर के पास पहुंचा, तो दरवाजे के बाहर खड़ा होकर गली और अपने निवास को अपलक निहारने लगा। यही तो वह घर है जहां मेरा बचपन बीता, जहां मैंने जीवन के हर उतार चढ़ाव को महसूस किया। लेकिन आज इस घर को देखकर एक अनूठा अपनापन क्यों महसूस हो रहा है। उसकी आंखों के सामने अतीत के दृश्य जीवंत हो उठे। वह हर उस क्षण को स्मरण करने लगा जो इस घर से जुड़ा था। उसके मन में भावनाओं का ज्वार उमड़ने लगा। धीरे धीरे उसने कांपते हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई। अगले ही पल दरवाजा खुला और सामने मां पिताजी खड़े थे। लेकिन जैसे ही संजीव ने उनकी ओर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सिर्फ 4 दिनों में ही चिंता के कारण वे इतने कमजोर और दुर्बल हो गए थे कि पहचानना भी कठिन हो रहा था। उनकी बूढ़ी आंखों में गहरी उदासी झलक रही थी। उनकी यह दशा देखकर संजीव का हृदय कांप उठा। अचानक उसके हाथ से बैग गिर पड़ा और वह दौड़कर अपनी मां और पिताजी से लिपट गया। वह बिलख बिलख कर रोने लगा। मां और पिताजी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वे घबरा गए और उसे संभालते हुए बोले, बेटा, क्या हुआ? इस तरह क्यों रो रहे हो? लेकिन संजीव कुछ कह ही नहीं पाया। पिताजी ने उसके आंसू पोंछते हुए अपनी जेब से उसका अपॉइंटमेंट लेटर निकाला और उसके हाथ में रख दिया। संजीव ने जब वह पत्र लिया तो देखा कि वह भीगा हुआ था। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह कागज केवल पानी से नहीं, बल्कि उसके माता पिता की आंखों के आंसुओं से भीगा था। उसने एक पल के लिए उस पत्र को देखा,
फिर बिना एक क्षण गंवाए उसे टुकड़े टुकड़े कर फाड़ दिया। मां पिताजी आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। फिर संजीव ने प्रेम और करुणा से भरे स्वर में कहा, मां, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था। फिर वह पुनः उनसे लिपट गया। आज इस घर में स्नेह और आनंद के आंसुओं की वर्षा हो रही थी। आज यह परिवार सही मायनों में परिवार बन चुका था। फर्श पर पड़े अपॉइंटमेंट लेटर के चिंते इस बात के गवाह थे कि संजीव अब पूरी तरह बदल चुका था। घर में केवल एक ही वाक्य गूंज रहा था, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। माता पिता भी अपने बेटे को कसकर गले लगा लेते हैं, क्योंकि बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों से ही जीवन की अंतिम आशा रखते हैं। वे ही तो उनके बुढ़ापे का वास्तविक सहारा होते हैं। लेकिन आधुनिक युग में संबंध भी स्वार्थपरक हो गए हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपने माता पिता और परिवार को समझते हैं। अधिकांश लोग अपने जीवन साथी, संतान और व्यक्तिगत सुखों में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि जिस त्याग और समर्पण ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया वह उनके माता पिता ही थे। प्रिय दर्शकों, अब हम जानेंगे वह 5 बातें जो मां बाप के जिंदा रहते समझ लेना चाहिए। पहली बात, समय देना सीखें, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब समय ही नहीं रहेगा। आज हम अपने करियर, कार्य और मित्रों में इतने व्यस्त रहते हैं कि माता पिता के पास बैठने का अवसर ही नहीं निकालते। हम सोचते हैं कि कल समय निकालेंगे, मगर वह कल कभी आता ही नहीं। और जब वह दिन आता है तब वे हमारे साथ बैठने के लिए नहीं होते। दूसरी बात, उनकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखें, अन्यथा आप उनकी उदासी का कारण बन सकते हैं। माता पिता की खुशियों की कोई बड़ी मांग नहीं होती। उन्हें कोई आलीशान मकान या महंगी गाड़ी नहीं चाहिए। बस यही चाहते हैं कि उनके बेटे बेटी उनके पास बैठकर कुछ समय बिताएं, 2 बातें करें और उनका हालचाल पूछ लें। उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखें, क्योंकि यही उनके लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता होती है। तीसरी बात, उनकी भावनाओं की कद्र करें, अन्यथा एक दिन आपकी भावनाओं को भी कोई समझने वाला नहीं रहेगा। माता पिता उम्र दराज हो सकते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं सदा युवा रहती हैं। जब वे कोई बात कहते हैं तो उसे हल्के में न लें। उनके अनुभवों को उपहास का विषय न बनाएं, अन्यथा जब आपकी बारी आएगी तब कोई आपकी भी नहीं सुनेगा। चौथी बात, अपने निर्णयों में उन्हें सम्मिलित करें, अन्यथा एक दिन आपके फैसले उनके लिए पराये हो जाएंगे। हम अपने करियर, विवाह, घर, वाहन आदि का निर्णय स्वयं ही ले लेते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया उनकी राय भी महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि आप उन्हें नजरअंदाज करेंगे तो एक दिन वे भी अपने आप को आपके निर्णयों से अलग कर लेंगे और तब उनकी अनुपस्थिति आपको महसूस होगी। 5वीं बात, अपने माता पिता को बोझ मत समझें, अन्यथा एक दिन आपको स्वयं अपना ही अस्तित्व भार लगने लगेगा। आजकल कई लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, यह कहकर कि अब वे उनके बस की बात नहीं। मगर याद रखें, समय का चक्र घूमता रहता है। जो आज आपको भार लगते हैं वही कल आपका संबल बन सकते थे, और जब आपकी बारी आएगी तब संभवतः कोई आपके साथ भी न खड़ा हो। माता पिता का महत्व तब समझ में आता है जब वे हमारे पास नहीं रहते, लेकिन तब पछताने से कुछ भी वापस नहीं आता। यदि आपकी माता आज भी आपके लिए भोजन बनाती है, यदि आपके पिता आज भी आपकी चिंता करते हैं, तो आप इस संसार के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। इस सौभाग्य की कद्र करें, क्योंकि यह हमेशा आपके साथ रहने वाला नहीं है। यदि यह बातें आपके हृदय को छू गईं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें और इसे उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो शायद अपने माता पिता के महत्व को भूल चुके हैं। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कथा, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और आप इससे गहन सीख प्राप्त करेंगे।